मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं चीन चुप्पी और सवाल। कांग्रेस ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों का नाम अपनी भाषा में करने के इस राज्य को और दक्षिण तिब्बत को कहने संबंधी खबरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन के इस कदम पर संबंधित खबरों का जिक्र करते हुए ट्विटर पर कहा कि अभी तक कुछ दिनों पहले हम 1971 के युद्ध में भारत की गौरवपूर्ण जीत को याद कर रहे थे। देश की सुरक्षा और विजय के लिए सूझबूझ और मजबूत फैसलों की जरूरत होती है, खोखले जुमलों से जीत नहीं मिलती। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार को कमजोर बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए चीनी खतरों पर चुप्पी साधने का आरोप भी लगाया। सुरजेवाला के एक ट्वीट पर नजर डालें तो उन्होंने कहा कि साल के अंत में चीन हमारी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा है। चीन ने पहले ही पूर्वी लद्दाख में देपसांग मैदानों और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स का अतिक्रमण कर लिया है और कब्जा कर लिया है। चीन ने अरुणाचल में एक गांव भी बसाया है। मिस्टर 56 में एक शब्द भी कहने की नहीं है और वो इनकार कर दिया है। कमजोर सरकार, पीएम मौन, इस तरीके की बातें भी जो है वो ट्विटर में सामने आई है। आगे की बात आपको बताते चले, जहां पर 56 इंच का सीना वाले तंज का इस्तेमाल 2014 के संसदीय चुनाव अभियान के दौरान मोदी के इस दावे के संदर्भ में किया जाता था कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा एक मजबूत नीति अपनाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने एक संवाददाता सम्मेलन में संबोधित करते हुए कहा कि आश्चर्य व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री कब चीन की कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए मजबूर होंगे। वल्लभ ने पूछा कि क्या हमारी प्रतिक्रिया चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने तक ही सीमित होगी, जबकि भारत चीन व्यापार 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। तो यही तंजों पर आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस जो है अब वो चीन को लेकर भारत भाजपा सरकार को घेरने की यहाँ पर बात कर रही है। दोनों प्रवक्ता यहाँ पर अपने पक्ष रखेंगे, जिसमें बीजेपी से गुलरेज शेख हमारे साथ हैं और कांग्रेस से अश्विनी हांडा राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ में है। आप दोनों का ही सर बहुत स्वागत है। सबसे पहले गुलरेज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बीजेपी लगातार इन मामलों में घिरती हुई आ रही है। चीन लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कभी वो घुसपैठ करता है, कभी नाम बदलता है और कभी सीधे तौर पर आंखें दिखाता है और आरोप लगातार ये लगते हैं कि सरकार कुछ कर नहीं पा रही है या सरकार चुप्पी क्यों साधे हुए है। आपका पक्ष क्या है इस पर? देखिए अंशुल, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता तो हूँ ही सही, लेकिन उसके साथ में जियो पॉलिटिक्स का छात्र भी हूँ। मेरी पुस्तक इन्हीं विषयों पर महीने 2 महीने में प्रकाशित होगी। तो मैं सबसे पहले राष्ट्रहित को सामने रखते हुए बात कर रहा हूँ कि भारत क्या कर रहा है। ये बात सच है कि चीन जो है वो काफी सारी चालाकियां कर रहा है, लगातार कर रहा है और भारत उसका बिल्कुल जवाब भी दे रहा है, न केवल रीजनली बल्कि जियो पॉलिटिकली भी। आप ये उठाकर देखिए कि चाहे 2017 में जब डोकलाम वाला विवाद हुआ था, तो डोकलाम कोई हमारी धरती पे नहीं था, वो दूसरे देश की धरती पर था, भूटान की धरती पर था, लेकिन हमने चीन को वहां आगे बढ़ने से रोका। आप गलवान में उठा के देखिए, चीन ने जिस प्रकार से आक्रमण एक तरह से करने की घुसपैठ करने की कोशिश करी थी, उसने ये सोच के की थी कि आज तक जो भारत का रिस्पॉन्स रहा है वो लचीला रिस्पॉन्स रहता था कि जब चीन एग्रेशन दिखाता था तो भारत कहीं ना कहीं नर्म पड़ जाता था। लेकिन चाइना ने वो भी देख लिया कि गलवान से लेकर आज तक भारतीय सेना डट कर खड़ी रही है और बिल्कुल जिस प्रकार से उनका जवाब आता है उतना ही उससे तीव्रता के साथ हम जवाब देते हैं। तो हमने अपने एग्रेशन में कहीं कसर नहीं छोड़ी। एक वक्त वो था अंशुल कि जब भारत चीन के खिलाफ जियो पॉलिटिकली मूव करने में भी कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि पड़ोसी की शर्म पालना, वो पालता था, लेकिन हमने वह भी छोड़ दिया। चाहे फिर वो क्वाड को ज्वाइन करने से किया हो या दूसरे सैन्य गठबंधनों में एक्सरसाइजेस करके, चाहे मलाबार एक्सरसाइजेस का एक्सटेंशन करके किया हो, चाहे मिडिल ईस्ट का जो क्वाड बना है वो भी एक तरह से चीन को रोकने के लिए बना है, उसको ज्वाइन करके किया हो। तो भारत जियोपॉलिटिकली, रीजनली, इकोनॉमिकली हर तरफ चीन को जवाब दे रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि चीन कभी नाम बदल देता है, कभी कुछ करता है। तो मैं एक जियोपॉलिटिक्स के एनालिस्ट के रूप में ये कहूंगा कि एक लंबा संघर्ष है जो चीन के साथ चलेगा, क्योंकि अभी आप ये समझिए अंशुल कि ये कोल्ड वॉर पार्ट 2 चल रही है और ये कोल्ड वॉर जब तक चलेगी जब तक कि एक खेमा इसमें नहीं गिर जाएगा। वो खेमा गिरेगा कौन सा, मुझे पूरी उम्मीद है कि चीन का खेमा गिरेगा। साम्यवादी खेमा है, उनके पास एक लग्जरी नहीं, थोड़ा कंप्लीट कर लेते क्योंकि ये जियोपॉलिटिक्स का जो डिस्कशन होता है ये ऐसा नहीं होता कि हम 2 लाइन। बस समय भी हमारे पास में ना, हम मुद्दे पर आकर बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस का भी पक्ष हमें सुनना पड़ेगा। चलिए अश्विनी हांडा जी। हाँ,
अंशुल जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बयान पर सख्त ऐतराज है, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि डोकलाम जो है वो हमारा हिस्सा नहीं है, वो चाइना का हिस्सा है। तो मुझे ये ऐतराज है कि इन्होंने कहा है कि भूटान का गुरेज जी, आप सुन लीजिए, ये आपके शब्द हैं, आपने इस बात को कहा है कि वो हमारी धरती पे नहीं है, भूटान का हिस्सा है, मैंने ये कहा। नहीं नहीं नहीं, आपने कहा कि डोकलाम जो है, देखिए आज विडंबना ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन को चाइना की जमीन कहती है। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो रिवाइंड करके सुन ले मेरे वक्तव्य को। मैंने कहा कि डोकलाम हमारा नहीं था, डोकलाम तीसरे देश का था, वो भूटान का हिस्सा था, लेकिन वहां भी हमने चीन की बढ़त को रोका। नहीं गुरेज जी, डोकलाम हमारा हिस्सा है, डोकलाम का कुछ हिस्सा हमारा है और उस पर चाइना ने कब्जा किया है और चाइना हमारी 8वीं पिकट तक कब्जा बनाए बैठा है और आप आर्मी ने पीएलए के साथ 14 बैठकें कर चुके हैं, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला है। यही आज दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र की सरकार है उसकी विदेश नीति पूरी तरह फेल है, उसकी डिफेंस नीति जो है वो पूरी तरह फेल है, जिसकी वजह से आज चाइना जो है वो अरुणाचल को अपना देश बताती है, अपना एरिया बताती है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की बातें जो हैं वो की जाती हैं और चाइना जो है वो हमारी देश की जमीन को अपनी जमीन बताता है और भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था ये है कि ये स्वीकारने को तैयार नहीं है कि चीन ने हमारी जमीनों पे कब्जा किया हुआ है। लगभग 80,000 किलोमीटर का एरिया जो है वो आज चीन जो है जमाए बैठा है अपना कब्जा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको ठोस जवाब देने में जो है वो असफल साबित हुई है। मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये निवेदन है कि इस तरह की बात मत कहिए कि डोकलाम जो है वो हमारा हिस्सा नहीं है। डोकलाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो हमारे क्षेत्र में आता है और उसपे आज भी चाइना ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। ठीक है रणदीप जी, ठीक है हमारे साथ यहाँ पर है गुलरेज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इन्होंने आपकी बात पर सरासर ऐतराज जताया है। देखिए, बोलने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। भारत ने आज तक कभी भी डोकलाम पे ना क्लेम किया ना हम अपना बोलते हैं। डोकलाम जो है वो बेसिकली न चीन का है न भूटान का है, वो एरिया जो चुंबी वैली वाला एरिया हमारा आता है। थोड़ा सा आप उस एरिया की ज्योग्राफी को समझिए। डोकलाम का जो प्लेटू है वो भूटान का एरिया है और जो चुंबी वैली वाला एरिया है वो उसके पास में जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो हिंदुस्तान का है। उस एरिया का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ही इसलिए होता है क्योंकि उसके पास में आता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी करता है। लेकिन ये बात बोलना कांग्रेस की एक तरह से अध्ययन की कमी बताता है कि हिंदुस्तान ने कभी वहां पे क्लेम नहीं किया, आज तक कभी नहीं किया। 1947 से लेकर आज तक यहाँ तक ब्रिटिश इंडिया ने भी नहीं किया। ठीक है, आपकी बात से और भूटान के एरिया पर चीन कब्जा करना चाहता था, उसको हमने रोका है। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आपने जो भी सारी चीजें कही है इसमें बिल्कुल इंपॉर्टेंस है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पास में है वहां से। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ गुलरेज जी, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि हम अगर देखें आज का हमारा जो मुद्दा है और चीन की जिस तरीके से घुसपैठ भारत में बढ़ती जा रही है, हम कई बार अपने चैनल पर क्लियर बात बताई जो है, हम क्यों जनता को बोल रहे हैं कि डोकलाम हमारा था, हमने क्लेम। ठीक है ना, तो आपकी बात में सहमति मान तो ली है, आपकी बात को मैंने बोल तो लिया है कि आपकी बात से सहमत हूँ, ऐसी चीजें हैं। अब मेरा प्रश्न भी तो सुन लीजिए आप आगे का। भाई मेरा सवाल आपसे ये है कि हम अपने चैनल पे हर बार मतलब चीन की जिस तरीके से घुसपैठ है उसको रक्षा विशेषज्ञों से, विंग कमांडर से लगातार बातचीत करते रहते हैं और कई बार निकल कर ये सामने आया है कि चीन जिस तरीके से घुसपैठ लगातार करता रहा है, भारत का रवैया कहीं ना कहीं लचीला पड़ जाता है, उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल व्यू के चक्कर में जो है सेना कई बार काम नहीं कर पाती है। तो इसके लिए भी बीजेपी पर कई बार आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। आप बताइए ना कि सेना कब काम नहीं कर पाई है? नहीं, सेना की नहीं बोली मैंने, सेना का मैंने भी नहीं बोला है कि सेना काम नहीं कर पाई है। सेना पॉलिटिकल व्यू के चक्कर में कई बार उनको ऑर्डर्स नहीं मिल पाते हैं, कई बार चीजें नहीं हो पाती है, इस कारण से सेना जो है कई बार नहीं आगे बढ़ पाती है। नहीं, आप देखिए ना कि घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी गलवान में। गलवान में सेना को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोका कि उनको खुले हाथ दिए, हमने खुले हाथ दिए। उसके जवाब स्वरूप क्या हुआ कि हमने फिर जो काला टॉप वो कैलाश हाइट को ऑक्यूपाई किया, उसके बाद गलवान से चीन को फोर्स होना पड़ा कि रिट्रीट करे गलवान से। तो भारतीय सेना का हमने मनोबल बढ़ाया है और सेना को फुल पावर दिया। आप यहाँ तक ये देखिए कि अभी जो 14 टॉक भी होगी
चीनी काउंटर पार्ट के साथ, वो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं कर रही है, वो हमारी सैन्य लीडरशिप कर रही है। और उनको एम्पावर्ड किया है केंद्र सरकार ने कि जो निर्णय आप लोगे हम उसके अनुसार काम करेंगे। और चाहे वो उस समय हमारे स्वर्गीय सीडीएस रावत साहब थे या हमारे आर्मी चीफ हैं, ये लगातार फ्रंटल पोजीशन पे जाके काम कर रहे हैं। तो आप ये कहीं नहीं कह सकते कि भारत की सरकार ने किसी तरह से भी सरकार सेना को रोका हो। बल्कि आप ये देखिए कि अभी जो इजरायली ड्रोन हमने लिए, उनका डिप्लॉयमेंट उसी सेक्टर में किया गया है। S-400 लाकर हम उसको और सशक्त कर रहे हैं सेना को। चाहे यूनाइटेड स्टेट्स का भी उसके ऊपर हमारे ऊपर प्रेशर आया कि आप S-400 नहीं खरीदोगे, लेकिन आप ये समझिए कि वो जो टोपोग्राफी है, ज्योग्राफिकल टोपोग्राफी है, उसमें सबसे मुफीद कोई अस्त्र बनता है तो S-400 बनता है कंपेयर टू थार्ड या फिर जो पेट्रियट मिसाइल सिस्टम है जो अमेरिका का। हमने वहां पर अमेरिका की भी नहीं सुनी। तो सेना को तो बिल्कुल डायरेक्ट हम नहीं करते। हमने सेना को स्पष्ट कह रखा है कि किसी प्रकार की इंसर्जेंसी हो, किसी प्रकार की चीनी घुसपैठ हो, कुछ भी हो, उसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करें। जैसा जवाब देना हो हम पीछे खड़े हैं आपके। बिल्कुल अश्विनी जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। एक खुला हाथ तो दिया है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी बढ़ाए हैं और सेना को लेकर बहुत सारे काम भी किए हैं। इस बात से हम दो राय नहीं रखते बिल्कुल, लेकिन आपके हिसाब से क्या है, सेना को कितना दिया गया है? देखिए अंशुल जी, ये जो मैं उस बात से शुरू करूंगा कि ये आज की बात नहीं है कि चीन जो है हमारी एरिया को अपना बताता रहा है। ये 2017 में 6 गांवों का जो नाम था उन्होंने अपने मैप के ऊपर उसको चेंज कर दिया और अब जो है वो 15 जो गांवों का नाम है वो उन्होंने चेंज करके अपने मैप पर ये दिखाते हैं और ये क्लेम भी कर रहे हैं और वहां पे चौकियां भी बन गई हैं और एक बहुत बड़ा गांव बसा दिया गया है। लेकिन भारत सरकार जो है और भारत सरकार के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री सीधा चाइना को नाम लिए बगैर ये नहीं आज देश को बता पाए हैं कि चाइना ने इस तरह का दुस्साहस किया है और हमारी जमीनों पे कब्जा किया है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और खुद प्रधानमंत्री ये कहते हैं ना कोई आया था, ना कोई गया है, ना कोई घुसा है, ना किसी को घुसने देंगे। तो फिर आखिर ये सब वार्ता जो है 14 बार की वो किस लिए हो रही है, ये बड़ा सबसे बड़ा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री चाइना का नाम नहीं ले पाते, इसके पीछे विवशता क्या है, ये पूछना चाहता हूँ। आज देश ये जानना चाहता है, देश के अंदर ये जिज्ञासा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लाल आंख दिखाने वाले प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान को ये कहते थे कि आंख लाल दिखाएंगे और कराची तक जाएंगे, वो माकूल जवाब क्यों नहीं दे पा रही है सरकार? ना पाकिस्तान को दे पा रही है, ना चाइना को दे पा रही है। तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए क्या करना चाहिए सरकार को भाई, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप 2014 से पहले की भी चीज देखिए तो जब कांग्रेस की सरकार रही, जब कांग्रेस ने भी किस तरीके से काम यहाँ पर किया। देखिए जब भी हुआ है हमने चाइना के साथ युद्ध लड़ा है और उस युद्ध में हमने विजय पाई है। हमने पाकिस्तान के कौन सा युद्ध लड़ा था? हम बीजेपी से भी पक्ष जानेंगे। आपके हिसाब से कब चाइना को धूल चटाई गई है, कब किस तरीके से काम किया गया है जब कांग्रेस की सरकार रही? चाइना के साथ युद्ध हुआ है हमारा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और दूसरा बात, पाकिस्तान के हमने 1971 में 2 टुकड़े किए हैं, ये क्या देश इनकार कर सकता है उस बात से? हमने बांग्लादेश तक बना दिया पाकिस्तान का। तो इस तरह का आज रणनीति की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को अपनी डिफेंस नीति और अपनी विदेश नीति को जो है वो चेंज करने की जरूरत है। जिस तरीके से भारत सरकार जो है वो पूरे घुटने टेक चुकी है इन दोनों देशों के आगे, कोई माकूल जवाब नहीं दे पा रही है। चलिए गुलरेज जी, पूछा गया मेरे द्वारा कि 2014 से पहले की अगर बात करें तो किस तरीके से चाइना को जवाब दिया गया, क्या दिया गया, तो वो तो खैर मुझे जवाब उस तरीके से मिला नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब मोदी सरकार नहीं थी, इसके पहले की स्थिति क्या थी, एक बार आप स्पष्ट कर दीजिए। मैं बहुत पहले भी नहीं जाऊंगा, मैं इमीडिएटली बात करता हूँ। 2013 में डेप्सांग का एरिया जो था वो चीनी सेना ने कब्जा किया और जो ये 14वीं दौर की बैठक तक चल रही है उसमें डेप्सांग को खाली कराने के लिए बात चल रही है। उसके पहले झूमर में क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। ये मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर जो चीन का एग्रेशन था वो देखने को मिल रहा था लद्दाख सेक्टर में। और अब मैं 62 पे भी नहीं जाता, मैं जाता हूँ और पहले 1958 में अरुणाचल के बीच में जो बात आ रही थी कि एक गाँव पूरा बसा दिया है चीन ने अरुणाचल प्रदेश में, तो वो डेफिनेटली
डेफिनेटली अरुणाचल का हमारा एरिया है जो हम उनसे क्लेम करते हैं और हम आगे चलकर लेके भी सही एक दिन उसको, लेकिन वो 1958 में चीनी सेना ने भारत से छीन कर अपने कब्जे में किया था, वहां पर उन्होंने गांव बसाया है। तो आप ये देखिए 1958 देखिए, 1962 देखिए, आप उसके बाद मनमोहन सिंह का कार्यकाल देखिए, उसमें चीन ने लगातार एग्रेशन करके ये दिखाया है कि जब वो एग्रेसिव होता है तो भारत घुटने देख देता है। लेकिन इस बार यही अंतर हुआ है, सबसे बड़ा अंतर यही हुआ है कि चीन के खिलाफ हमारी विदेश नीति में और हमारी मिलिट्री नीति में, दोनों में, कि हम एग्रेशन का जवाब एग्रेशन से दे रहे हैं, चाहे वो एग्रेशन, और यहाँ तक कि नहीं, हम चीन की घेराबंदी केवल लद्दाख में, अरुणाचल में नहीं कर रहे हैं, हम साउथ चाइना सी तक भी जा रहे हैं। मत भूलिए एक चीज, चीन के लिए जो एक टर्म यूज होती है मलक्का डिलीमा जो है, वो मलक्का वाली जो स्ट्रेट निकलती है जहां से लगभग 85% चीन का ऑयल और व्यापार होता है, वो भारत, और एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन और इंडोनेशियन नेवी है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं, हमारे नेवी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि वक्त पड़ने पर उसको ब्लॉक करते हैं मलक्का स्ट्रेट को, ताकि तेल की सप्लाई वहां से रुक जाए। तो चीन को सब तरफ से जवाब दिया जा रहा है और इसीलिए चीन जो है ना वो इतना छटपटा रहा है, क्योंकि चीन देखा अंतर्राष्ट्रीय घेराबंदी उसकी हो रही है, चाहे फिर प्लेन्स पर उस पर घेराबंदी की जा रही है, चाहे समुद्री सीमा पे की जा रही है। तो और इकोनॉमिकली भी आप देखिए, अभी 2 दिन पहले ही 1000 करोड़ का इनकम टैक्स वसूल किया गया है ओप्पो, दूसरी जो चीनी कंपनी है सेलफोन की, उनके ऊपर। तो चीन को लगातार एक डेंट मारा जा रहा है। जरूरी नहीं होता डिप्लोमेसी में अंशुल के नाम लिया जाए, बिना नाम लिए बहुत कुछ काम होते हैं। आप देखिए इवन जो बाइडेन का भी देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति का, वो नाम लिए बिना काम करते हैं। अभी क्वाड का सेशन हुआ था, तो क्वाड में क्या कहा जाता है बार बार, नहीं हम ये किसी देश के खिलाफ नहीं है, हम चाइना के खिलाफ नहीं, हम तो रूल बेस्ड ऑर्डर चाहते हैं। तो भैया वो रूल बेस्ड ऑर्डर किसके खिलाफ है? वो चीन के खिलाफ ही है। सब जानते हैं कि क्वाड जो है वो चीन की घेराबंदी है, चीन को तकलीफ होती है उससे, लेकिन बोला ऐसे ही जाता है, ये डिप्लोमेसी होती है। बिल्कुल। क्या कहेंगे अश्विनी जी? जवाब तो उन्होंने दे दिया कि क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, किस तरीके से बीजेपी लगातार काम कर रही है और किस तरीके से चीन को जवाब दे रही है। जब चीना ने हमारे, जब पीएलए के सैनिकों ने हमारे निहत्थे सैनिकों को, उदाहरण है डेप्सांग। गुलेर जी मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको इसकी अप्लाई देता हूँ कि जब चाइना ने हमारे सिपाहियों को, निहत्थे सिपाहियों के ऊपर वार किया और 22 लोगों की शहादत हो गई, और उसके बाद आपने 59 ऐप बंद कर दिए, और आज ये स्थिति है कि वो 59 ऐप में भारत सरकार खुद एक ऐप खरीद रही है, जिसके चलते उन्होंने अभी एक रेजुलेशन जो है वो निकाला है, जिसमें एक अकॉर्ड किया है चाइना की एक कंपनी के साथ, जो देश के अंदर चल रही है। तो मुझे ये पूछना है कि भारत सरकार की आखिर उन ऐप बंद करने से चाइना को कितना नुकसान हुआ है, ये बताइए। और दूसरी ये बात है कि आपने पिछले कई सालों से जो ये गुहार लगा रहे थे कि चाइना की जो सामान है वो बंद करें, तो 200 गुना चाइना का परचेजिंग जो है, एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा बढ़ गया है देश के अंदर। तो मुझे बताइए कि आखिर ये ऐप जब बंद किए आपने, उससे भारत को क्या फायदा हुआ और चाइना को क्या नुकसान हुआ। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि पाकिस्तान को और चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। मैं आपको अभी की घटना बताता हूं जो कल नौशेरा के अंदर पिछले दिनों सामने आई है, जिसमें भारत सरकार के कुछ लोग और भारत सेना ने जो चेताया है कि आप यहाँ पे पिकेट मत बनाएं, और वहां पे एयरपोर्ट का काम लगा हुआ है हमारी एलओसी के साथ, लेकिन भारत सरकार उनको फिर भी माकूल जवाब नहीं दे पाई है। चाइना ने डोकलाम में एयरपोर्ट बना दिया है, आप उसको रोक नहीं पाए हैं। चाइना हमारे जो हमारे यहाँ पानी के संयंत्र है उनके ऊपर डैम बना रहे हैं, आप उसको नहीं रोक पा रहे हैं। तो भारत सरकार ये बताए ना कि भारत सरकार आखिर कर के रही है, सिर्फ ऐप बंद करने के अलावा भारत सरकार ने इसके लिए क्या ठोस रणनीति बनाई है। गुलरेज जी देखिए अंशुल, एक बात समझिए कि अगर चीन उसके वाले क्षेत्र में कुछ भी डेवलपमेंट करता है तो आप विरोध कर सकते हैं, आप रोक नहीं सकते उसको। जिस प्रकार से हमने अपनी एयरफोर्स की 2 स्क्वाड्रन चीन से लगी हुई सीमा पर डिप्लॉय की है। मतलब डिप्लोमेसी अगर आप रोक नहीं सकते हैं तो डिप्लोमेसी नहीं, इसका मतलब है कि भारत की डिप्लोमेसी फेल है। अंशुल ये बोलने नहीं दे रहे, नहीं मैं नहीं बोलूंगा इसलिए, नहीं की बात जी, इससे तो जाहिर होता है, आपने खुद कहा है कि हम रोक नहीं पाते हैं, तो रोक नहीं पाना डिप्लोमेसी फेल साबित करता है। आप रोकिए, नहीं बोल रहा। ठीक है अश्विनी जी, आपने सवाल पूछा है, उनको जवाब तो देने दीजिए। सुनिए ना, आपने सवाल पूछा है तो सुनिए भी जवाब। जी गुलरेज, ठीक है, ठीक।
चाहे चीन हो या पाकिस्तान हो या कोई और देश हो, यदि उसके देश की सीमा में कुछ मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करता है तो आप उसका विरोध दर्ज कर सकते हैं, लेकिन आप रोक नहीं सकते। वो इसी प्रकार से है जिस प्रकार से हिंदुस्तान ने 2 एयरफोर्स की जेट की स्क्वाड्रन चीन की सीमा पर अभी कुछ समय पहले डिप्लॉय की। हमने बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स का डिप्लॉयमेंट चीन से लगी हुई सीमा पे किया है। हमने पंजाब के उस सेक्टर में S-400 का डिप्लॉयमेंट किया, जिससे हम पाकिस्तान को भी अपनी मारक क्षमता में ले सकते हैं और चाइना के एरिया को भी ले सकते हैं। तो हम भी अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, वो अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। डिप्लॉयमेंट उधर भी बढ़ रहा है, ये बिल्कुल सच बात है, और डिप्लॉयमेंट इधर भी बढ़ रहा है। तो तैयारियां तो दोनों तरफ से है सर, हम भी पूरे तैयार हैं, वो भी पूरे तैयार है। हम अपनी तरफ से किसी प्रकार की कोर कमी नहीं छोड़ रहे हैं, ना हम छोड़ेंगे। जहां तक आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, कहीं की भी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, सबको हर जगह जवाब दिया गया है। आप ये देखिए कि अभी आप कह रहे थे कि गलवान में हमारे जो शहीद हुए जवान डेफिनेटली शहीद हुए, हम उनकी शहादत को आज भी उतना ही सलाम करते हैं, उतना ही प्रणाम करते हैं जितना उस दिन कर रहे थे। लेकिन हमने 40 से ज्यादा हमारे जवानों ने चीनियों को ढेर किया है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, तास न्यूज एजेंसी रशिया की कह रही है, जो कि चाइना का दोस्त है। यूएस की एजेंसी कह रही है। आप अभी पूछ रहे थे कि जो चाइनीज एप्स को हमने बैन किया हिंदुस्तान में, उससे क्या नुकसान हुआ चीन को। देखिए, आप ये समझिए, हर चीज को आप आर्थिक रूप से नहीं देखा जाएगा। चाइनीज एप्स को बंद करने के पीछे सबसे बड़ा कारण था जो डेटा को वो चुरा रहे थे, क्योंकि अगली जो वॉर होगी ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन होगी। वो चाइना का जो कानून कहता है कि कोई भी कंपनी जो कहीं विदेश में भी काम करती हो, जब चाइनीज इंटेलिजेंस उससे डेटा मांगे तो वो देना उसका कर्तव्य बनता है। वो तो ये चाइनीज ऐप डेटा चुरा सकती थी हिंदुस्तान का, वो डेटा वहां के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पुख्ता मजबूत कर सकता था हिंदुस्तान के खिलाफ, इसलिए उस पर बैन लगाया गया। अश्विनी हांडा जी, चलिए ठीक है, आपकी भी सारी बात मान लेते हैं और गुलरेज जी की बात मान लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार काम कर रहा है, जरूरी नहीं है कि हर चीज को युद्ध के जरिए ही लड़ा जाए। अभी हमारे यहाँ इक्विपमेंट्स बढ़ाए जा रहे हैं, सेना के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, मिसाइलें बनाई जा रही हैं, ये भी तो जवाब देने के लिए ही काम किया जा रहा है। ये किस लिए किया जा रहा है? तो देखिए, यहाँ तक गुलरेज जी ने अभी कहा कि चाइना जो ऐप बनाते हैं उसको ये बड़ा चढ़ाकर देश को बताया गया था कि इससे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा चाइना को, और अब ये कहना कि इससे वो चीज नहीं होगी, डाटा लीक होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनमें विरोधाभास है दोनों बयानों में। एक तो जो भारत सरकार देती है और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देते हैं, बताया कुछ जाता है और बाद में निकलता कुछ है। यही बात है कि भारत सरकार जो है वो साफ रणनीति नहीं बताती है देश को, देश के लोगों को, कि आखिर भारत सरकार जो है उसकी रणनीति क्या है देश को, पाकिस्तान और चाइना को जवाब देने की। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम किसी के एरिया में घुस नहीं सकते, उसको रोक नहीं सकते, और दूसरी तरफ आप ये व्याख्यान करते हैं कि आपने बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। तो ये दोनों बयान जो है विरोधाभासी हैं। देखिए, अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर जो स्ट्राइक की थी उसमें उन्होंने वीडियो सार्वजनिक किया था, लेकिन भारत सरकार का आज तक कोई ऐसा पुख्ता चीज नहीं सामने आई है जिससे ये पता चले कि हाँ, भारत ने भी कुछ ऐसा किया था जिससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और देश का गौरव बढ़ा। भारत सरकार आज तक नहीं लोगों को दिखा पाई है। तो यही मेरा प्रश्न है कि भारत सरकार करती कुछ है और बोलती कुछ है। यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि देश को आज गुमराह किया जा रहा है, राष्ट्रवाद के नाम पर देश को गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके सवालों का जवाब लेते हैं। गुलरेज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो ये बातें कर रहे हैं ना, मेरी गलत बातें हैं। मेरी बात में कहीं विरोधाभास नहीं है। हिंदुस्तान ने अपने जितने स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं वहां पर चीन का इन्वेस्टमेंट रोका है। स्ट्रेटेजिक एरिया किसको कहते हैं? कि स्ट्रेटेजिक एरिया जिससे कहीं पर भी डे टू डे की जो गतिविधि होती किसी देश की हैम्पर की जा सके, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का विभाग हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे इंटरनेट हो। तो आप क्रमबद्ध देखिए कि रेलवे में जितनी कंपनीज काम कर रही थी चीन की, उन पे बैन लगा दिया गया, उस कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए गए। हुआवे और ZTE को बिल्कुल इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर से दूर किया गया है। चाहे 5G हमको थोड़ा महंगा पड़ेगा दूसरी कंपनीज का, लेकिन हिंदुस्तान ने बिल्कुल हुआवे और ZTE को 100% रोक दिया है। चाहे बिजली के क्षेत्र में देखिए, बिजली का एक भी हमारा उत्पादन क्षेत्र जो है वो चीन से नहीं चल रहा है। चाहे बैंकिंग का सेक्टर देखिए, बैंकिंग में निवेश में आस पड़ोस के देशों को रोक दिया गया है। ये मैं पुख्ता बातें बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जो ऐप से उसको नुकसान डेफिनेटली हुआ है वित्तीय, लेकिन जितना वित्तीय नुकसान
नुकसान हुआ है, उससे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो वॉर है उसमें नुकसान हुआ है। और मत भूलिए एक बात, आप जब बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान और चीन का, अफगानिस्तान और अमेरिका से कंपेयर कर रहे हैं चाइना को, तो ये बात तो पब्लिक डोमेन में है, दुनिया देख रही है कि चाइना इज नॉट अफगानिस्तान, चीन अफगानिस्तान नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत आप क्यों बात कर रहे हैं? क्या आप ये सोचते हैं अमेरिका भी चीन के ऊपर कार्रवाई कर सकता है जो अफगानिस्तान पे कहीं नहीं कर सकता? भाई जो ग्राउंड रियलिटी से मान ली है उस चीज को, अमेरिका भी चीन पर ऐसा बम्बार्डमेंट नहीं कर सकता जो अफगानिस्तान से किया। नहीं, ये गलत है। हमारी सरकार को कम आंकना, हमारी फौज को कम आंकना, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। नहीं, गुरुराज जी, आप हमारी फौज को कम आंक रहे हैं क्या? अफगानिस्तान नहीं, कंपेरिजन है क्या? ये बिल्कुल आपको इस बात पे माफी मांगनी होगी। आप हमारी सेना को कम नहीं आंक सकते। आप तो नागरिक है ना, आप भारत की नागरिक, आप बताइए क्या अफगानिस्तान और चाइना को कंपेयर कर सकते हैं ताकत में? नहीं, कंपैरिजन नहीं है। जब देश पे बात आती है कंपैरिजन करिए। आपने ये कहा कि बेवकूफी की बात हो गई कि अफगानिस्तान की ताकत तो नहीं, कर दिया आपने। चलिए ठीक है, बेवकूफी की बात हो गई भाई। ठीक है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आपने हमारी सेना की क्षमताओं को कम आंका है। अफगानिस्तान की ताकत और चीन की ताकत बराबर है। देखिए गुरुजी जी, सुन लीजिए, अगर कहीं कमी है तो हमारी सरकार का देश है, वहाँ कोई एयरफोर्स नहीं थी, समझिए, उनकी कोई नेवी है। चलिए ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मुझे ठीक है गुलरेज जी, अश्विनी जी, आत्मविश्वास में कमी है। ठीक है, इस चर्चा का कोई अंत नहीं है गुलरेज जी और अश्विनी जी, और समय भी हो चला है। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो हम यहाँ पर चीन की चुप्पी और कई सवालों को लेकर बात कर रहे थे। कांग्रेस ने भारत सरकार पर कई तरह के आरोप यहाँ पर लगाए हैं। चीन जिस तरीके से घुसपैठ कर रहा है, नामों को बदल रहा है, पाकिस्तान जिस तरीके से बात यहाँ पर कर रहा है, भारत जो है वो जवाब नहीं दे पा रहा है, इस तरीके के आरोप जो है वो कांग्रेस के तरफ से लगाए गए हैं। और कई तरीके के सवाल और आरोप जो है वो लगाए गए हैं और कई तरह के सवाल यहाँ पर पूछे गए। उसी पर आज हमारी चर्चा थी और उस पर यही निकलकर सामने आया है कि भारत सरकार हालांकि काम कर रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर काम का जवाब सिर्फ युद्ध ही हो, हिंसा ही हो। किसी भी तरीके से भारत जो है वो निपटने की कोशिश यहां पर कर रहा है। सैन्य शक्तियों को देखे, फौज को देखे, जिस तरीके से मजबूत किया जा रहा है, और भारत हर क्षेत्र में किस तरीके से काम कर रहा है, इस पर भी देखने वाली बात है। अब आगे क्या होगा ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।